हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ अमेज़ॉन ई कॉमर्स बिजनेस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं। अच्छा, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनकी अक्सर क्वेरीज जो है वो मुझे रिसीव हो रही थी। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस को जो है वो मैं आंसर करते साथ जो है अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये था कि स्टूडेंट जो हैं लास्ट वाली क्लास में जैसे कि हमने देखा था, पेयोनीर का अकाउंट जो है वो हम लोगों ने बनाया था। तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज थे वो कि हमें अमेज़ॉन के बिजनेस के लिए पेयोनीर का जो अकाउंट है उसकी क्यों ज़रूरत है। तो उसका आंसर यही है कि हम जो है यहाँ पे यूएई या केएसए का बैंक जो है वो भी अटैच कर सकते हैं, और हम अपनी पेमेंट जो है अपने यूएई के अकाउंट में भी जो है रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया था कि आप जो है पॉइनीर पे जो है अपना अकाउंट जो है वो आप बनाएं, और आप एज अ चार्ज मेथड जो है पॉइनीर के अकाउंट को जो है वो अमेज़ोन के सेलर सेंटर पे सेट करें, और जो अपनी सारी पेमेंट जो है वो आप पॉइनीर पे रिसीव करने के बाद डायरेक्टली जो है आप अपने होम कंट्री के बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें, वहाँ से जाके आप विड्रॉ कर लें। तो ये था पर्पस। इसकी रीज़न यही थी कि जो है अगर जैसे सऊदीया में जो है या यूएई में जो गवर्नमेंट जो है कुछ टैक्स के लॉज या टैक्स की पॉलिसीज़ जो है वो इम्पोज कर देती है, तो हम डायरेक्टली जो है जो टैक्सेशन जो है उससे जो है हम खुद को बचा सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि जो है उन्होंने जो है पेयोनीर पे साइन अप तो कर लिया है, लेकिन फर्दर उनको जो है वो प्रैक्टिकली पता नहीं चल रहा कि किस तरह से सेलर सेंट्रल में जो है अटैच करना है। तो इसके लिए जो है मैं आज आपको जो है लेक्चर में, आज के लेक्चर में बताता हूँ कि मैंने पेयोनीर का जो है ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे होम पे हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 करेंसीज अवेलेबल हैं। यूएसडी है, यूरो है, और मेरे पास पाउंड है, और मेरे पास दिरहम है। तो ये 4 करेंसीज मेरे पास अवेलेबल हैं। इन 4 करेंसीज में से मैं इन चारों करेंसीज पे भी मैं अपना अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ, या इनमें से किसी एक पे मैं अकाउंट जो है वो अपना ओपन करवा सकता हूँ। तो मैं लेट्स सपोज जो है मैं यूएसडीटी पे जो है यूएसडी डॉलर जो है इस पे अपना अकाउंट जो है वो ओपन मैं करवाता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे गेट पेड पे जाना होगा। गेट पेड पे जाके मुझे रिसीविंग अमाउंट, क्योंकि मैं जो है अमेजोन से पेमेंट अपने पेयोनीर के अकाउंट पे रिसीव करना चाहता हूँ, तो मुझे रिसीविंग अकाउंट जो है वो सेट करना होगा। तो मैं रिसीविंग अकाउंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है अकाउंट जो है वो उसको उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एंटर करवाई हुई है। फर्दर जो है आप रिक्वेस्ट मोर अकाउंट भी आप कर सकते हैं, मतलब ये जो 4 करेंसीज अवेलेबल हैं, आप इन 4 करेंसीज में भी अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो आप यूएस डॉलर्स को जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा, और आप जो है अपना अकाउंट जो है आप अपना ओपन करवाएं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास सिंपली जो है यहाँ पे जब आपने रिक्वेस्ट करना है तो आपने उस पे रिक्वेस्ट अकाउंट्स पे क्लिक करना है, और उसके अगेंस्ट में आपने जो क्वेश्चनरीज फॉर्म है वो आपने फिल करना है, और उसके अगेंस्ट आपने जो अपना पासपोर्ट है या आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है, आपने क्या करना है उसको जो है आपने अपने आइडेंटिटी कार्ड को जो है यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। आप जिसके साथ क्या होगा, प्योनीर वाले आपको आपकी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। तो जब प्योनीर वाले वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद प्योनीर वालों के अपने पोर्टल पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे प्योनीर पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑलरेडी जो है आप गेट पेड पे जाके अपनी जो है जो आपकी अकाउंट डिटेल्स जो है जो पेयोनीर वालों ने सेट की है, वहाँ से आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके वो सारी जो आपका बैंक अकाउंट नंबर कौन सा है, आपका स्विफ्ट कोड कौन सा है, या लेट्स सपोज आपका राउटिंग आईडी जो भी रिक्वायर्ड है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस करेंसी में अकाउंट जो है वो ओपन करवाया, ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल जो है वो आपको व्यू डिटेल्स में जाके जो है मिल जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, उस डिटेल को कॉपी करना है, और उसको डिटेल को कॉपी करने के बाद आपने अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे
चले जाना है। अब सेलर सेंट्रल में आपने किस तरह से जाके अटैच करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये मैं मेरे पास वेबसाइट आ गई है अमेज़न बिकम ये एई वाली। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जी मुझे वो लॉगिन की ऑप्शन पे कह रहा है कि क्लिक करें। मैं लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन जो है मैंने करने के बाद जो है मैं सेलर सेंट्रल पे आ जाऊँगा। तो सेलर सेंट्रल में यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपने अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपके पास आ रहा है डिपॉजिट मेथड। तो डिपॉजिट मेथड पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए वो आपसे क्या कर रहा है, एक दफ़ा वेरिफिकेशन फर्दर रिक्वायर्ड है। तो वो आपको कोड रिसीव होगा। तो आपने वो कोड जो है यहाँ पे आपके मोबाइल पे रिसीव हुआ है, तो वो आपने कोड जो है वो एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने साइन इन कर देना है। और उसके बाद आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो पासवर्ड आपने देना है। और पासवर्ड देने के बाद आपको फिर से जो है वो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है और जो है आपको कोड भेजा जाएगा। तो आपने वो कोड जो है वो एंटर कर देना है। तो ये कोड आप जब एंटर करेंगे तो आप जो है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट की तरफ जो है वो आप सेलर सेंट्रल अकाउंट पे चेंज मेथड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेथड ऐड है, लेकिन मैं पेयोनीर बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी जो है बैंक सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने डॉलर्स में जो है अपना अकाउंट ओपन करवाया है। तो अकाउंट होल्डर नेम जो है मैं, अच्छा यहाँ से इस पेज पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं मुझे यहाँ से पे जाके मुझे वो जो पेयोनीर बैंक पे जो मेरे पास पेयोनीर बैंक की अकाउंट की डिटेल्स हैं जिसको मैंने व्यू डिटेल्स से जाके जो है वो गेट करना है। तो वहाँ से जाके मैं क्या करूँगा, अकाउंट होल्डर नेम को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर 9 डिजिट राउटिंग नंबर है वो वहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरह से बैंक अकाउंट नंबर जो है मुझे जो पेयोनीर वालों ने असाइन किया हुआ है वो भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको सेट डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करूँगा। तो मेरा ये जो पेयोनीर बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे एज आ डिपॉजिट मेथड जो है वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं अपनी पेमेंट्स जो है डायरेक्टली जो है पेयोनीर के अकाउंट में जो है वो रिसीव कर सकूँगा। और फर्दर जो है मैं अगर यूएई गवर्नमेंट या सऊदीया की गवर्नमेंट कोई टैक्स वगैरह इम्पोज करती है तो मैं उन टैक्स से जो है वो बच सकूँगा, क्योंकि मेरी जो है पेमेंट जो है डायरेक्टली जो है यूएस की बैंक में ही आ रही है। और यूएस की बैंक से डायरेक्टली जो है मेरे अपने होम कंट्री की बैंक में जो है मैं उसको रिसीव कर लूँगा, उसको विड्रॉ कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे किसी भी किस्म का टैक्स जो है अगर आता भी है तो मुझ पे वो जो है वो इम्पोज नहीं होगा। तो जो कि मेरे अमेज़न के बिज़नेस के लिए जो है सूटेबल है। तो एक क्वेश्चन ये था। और दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा वो ये था कि आपने ये रिकमेंड किया कि आप स्टार्ट पे एफबीएम करें, लेकिन एफबीएम में तो जो है प्रॉफिट के चांसेस मतलब प्रॉफिट कम है, एफबीए में जो है प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं जो है आपको क्लैरिफाई करता चलूँ, एफबीएम मैंने ये नहीं कहा था कि आप जो है एफबीएम जो है फॉर ऑल लाइफ करते रहें। एफबीएम मैंने सिर्फ उसी वक्त कहा था कि आप एफबीएम स्टार्ट में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी मार्केट प्लेस का में आपने नया नया काम स्टार्ट करना है, तो जब तक आपका उसको एक्सपीरियंस नहीं है आपको अपनी प्रोडक्ट्स का, तो तब तक जो है आप एफबीएम करें। लेट्स सपोज आप एफबीएम कर रहे हैं, आपने 5 प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, तो वो 5 प्रोडक्ट्स में से लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट बिकी है,
ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं बिकी, ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट टाइम वो जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जो बिकी है प्रोडक्ट, आप उसी प्रोडक्ट की जो है मोर क्वांटिटी जो है वो परचेज करें, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज उसकी 5 क्वांटिटी जो है उस प्रोडक्ट की जो है वो आपने ली, और आपने देखा कि 5 की 5 ही जो है वो फिर बिक गई हैं, मतलब उन पांचों की जो है वो सेल हो गई है। तो इस तरह से जब आपने एक्सपीरियंस किया कि 2-3 दफ़ा आपने एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट ली हैं, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट जो है आपकी सेल नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो फ़ौरन ही जो है वो सेल हो जाती हैं। तो आप यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जो प्रोडक्ट आपकी जो है वो चल गई हैं, जो सेल हो जाती हैं, आप क्या करेंगे, उन्हीं की क्वांटिटी फिर जो है वो लेंगे और उनका आप एफबीए करेंगे, ठीक है। तो एफबीए इसलिए ही करेंगे क्योंकि डेफिनेटली एफबीए के साथ जो है आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा रिसीव होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट आपने जो लेट्स सपोज आपने 15 दिरहम की आपने प्रोडक्ट ली है, ठीक है, तो आप जब उस पे फिर फर्दर जो है अमेजोन ने अपने जो है वो उसके पे जो चार्ज करने होते हैं अपने सर्विसेज के, तो वो कॉस्ट प्लस जो उसमें उसने उनको शिपमेंट करना होता है, तो लेट्स सपोज वो 10 दिरहम उसके चार्जेस होते हैं, उनकी अपनी जो सर्विसेज हैं, तो ये सारी की सारी इंक्लूड करके ना, तो वो जो चार्जेस बन जाते हैं ना एज कम्पेयर टू एफबीएम, वो जो हैं फिर भी कम होते हैं, ठीक है। एफबीएम में क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट ली है, ठीक है, प्लस आपने उसकी लेबलिंग पैकिंग सारा कुछ जो है वो आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी प्रिंट लेबल प्रिंटिंग वगैरह करके आपने क्या करना है, उसको एज इट इज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपने डिस्पैच करना है। तो इसके लिए आपको कोई कोरियर सर्विस जो है उसको हायर करना पड़ता है, या आप अगर अमेजोन के इवन इजी शिप के जरिए भी करते हैं फिर भी उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। अमेजोन के पास जब आप इन्वेंट्री भिजवाते हो तो अमेजोन फिर उस पर कम चार्जेस जो है वो इम्पोज करता है, लेकिन अगर आप इजी शिप भी करते हैं तो पर प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो वो चार्जेस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं एफबीएम में। तो एफबीएम के अंदर क्या है जी, ओवरऑल आपको चीज़ जो एक चीज़ आपको अगर 35 दिरहम की अगर आपको पड़ रही है, और एफबीए में वही चीज़ आपको 30 या 32 की पड़ रही होती है, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर आप एक चीज़ पे कॉस्ट ही आपकी 35 दिरहम आ रही है, तो इट मीन्स आपका फिर प्रॉफिट जो है उसमें कम हो जाएगा। और एक चीज़ एफबीए में यही है कि आपको प्रॉफिट जो है एफबीएम की निस्बत जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, और आप फ्लेक्सिबल और इजी रहते हैं। और जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो कस्टमर भी ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं उन प्रोडक्ट से जो एफबीए होती हैं, क्योंकि एफबीए का फ़ायदा उन्हें कस्टमर्स को भी ये होता है कि उनको पता होता है कि अमेजोन के पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, और हमें जो है ये चीज़ें ऑन द सेम डे या वेरी अर्ली जो है उनको जो है आफ्टर द नेक्स्ट डे जो है उनको जो है मस्ट वो चीज़ें जो हैं रिसीव हो जाएंगी। तो इसलिए जो है रिकमेंडेड है, एफबीए ही रिकमेंडेड है, लेकिन आपको जो है प्रॉफिट का मार्जिन जो है उसमें डेफिनेटली जो है थोड़ा उसमें बेहतरी आती है कि आप प्रॉफिट जो है एफबीए के साथ जो है आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो लेकिन यही है कि आप जो लॉस है, लॉस के चांसेस जो हैं उसी सूरत में अगर आप स्टार्ट पे न्यू हो, एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो फिर आप एफबीएम के साथ एक्सपीरियंस करें, प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट्स करें, और माना कि आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन ये है कि आप लॉस में नहीं जा रहे, तो इस वजह से जो है मैंने कहा था कि स्टार्ट पे आप मस्ट जो है वो एफबीएम करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है मेरे अच्छा एक और क्वेश्चन था कि जो डिपॉजिट मेथड तो हम चेंज कर सकते हैं, तो चार्ज मेथड का क्या है जी। तो चार्ज मेथड के बारे में यही मैं कहूँगा कि चार्ज मेथड में आपने सिंपली जो है आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है आपने उसको सेट किया होता है, ठीक है। उसी अकाउंट की आपने क्या किया होता है, आपने बैंक स्टेटमेंट भी अटैच की होती है, ठीक है। तो वो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि चार्ज मेथड को आपने नहीं छेड़ना, चार्ज मेथड को एज इट इज़ आपने जो एक दफ़ा अपना क्रेडिट कार्ड उस पर सेट कर दिया है, तो यही रिकमेंडेड है कि चार्ज मेथड जो है आप उसको चेंज ना करें, ठीक है। वो चार्ज मेथड आपका वही का वही हो जो कि आपने अपने जिसकी आपने अकाउंट की स्टेटमेंट वगैरह जो है आपने साथ जो है वो अटैच की हुई है, या जो ऑलरेडी आपने कार्ड सिंपली आपने अटैच कर दिया अपने अकाउंट के साथ, वही आपका कार्ड है। क्योंकि अमेजोन ने अगर आपसे कोई फीसिस वगैरह चार्जेस करनी है तो आप
अपने जो आपका वैलिड अकाउंट है जहाँ से जिसको आपने मेंटेन किया होगा, तो डेफिनेटली वो आपने वही अटैच किया था उसके साथ, तो चार्ज मेथड आप वही रहने दें, ठीक है, एज इट इज़। उसमें अंदर आपने क्या किया होता है, चार्ज मेथड में होता क्या, आपने असल में अपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है वो आपने ऐड की होती है, तो वो आप एज इट इज़ रहने दें, उसको आप कुछ ना करें। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। फर्दर अगर आपका कोई और सवाल है तो वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।